आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी के अमेठी में गृह प्रवेश की भी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपने नए घर में गृह प्रवेश की पूजा की। इस दौरान वो पूरे विधि विधान से गृह प्रवेश की रस्में निभाती दिखी। पति जुबिन ईरानी के साथ पूजा अर्चना के बाद उन्होंने पूजित कलश को सिर पर रखकर पूरे घर की परिक्रमा की और पूरे विधि विधान से गृह प्रवेश किया। स्मृति ईरानी का ये नया घर गौरीगंज के मेदन मवई गांव में बना है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस की गाड़ी एक i20 कार के पीछे दौड़ रही है और i20 कार बैक गियर में पीछे की ओर दौड़ रही है। फिल्म स्टाइल में ये चोर पुलिस का खेल चल रहा था दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की एलिवेटेड रोड पर, जहां बुधवार को करीब रात 9 बजे पुलिस ने एक i20 कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार सवार ने पुलिस को अपनी ओर आता देखकर उससे बचने के लिए बैक गियर में ही अपनी गाड़ी दौड़ा दी। ऐसे में पुलिस ने करीब 2 किलोमीटर तक उसका पीछा किया, लेकिन वो हाथ नहीं आया। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसकी जांच कर रही है। शिक्षा का महत्व कोई इनसे पूछे जो 2 माह के बच्चे को लेकर 12वीं की परीक्षा देने आई हैं। ये दिल छू लेने वाली तस्वीर महाराष्ट्र के चंद्रपुर की है, जहां कोठारी गांव में रहने वाली भाग्यश्री रोहित सोनुले अपने 2 महीने के बच्चे के साथ परीक्षा केंद्र पहुंची। 12वीं का पेपर था और घर में बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे भी साथ ले आई और वहीं परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा कर्मियों के सामने पेड़ के नीचे झूला डालकर बच्चे को सुला दिया और खुद परीक्षा देने चली गई। और उसके पीछे वहां तैनात एक महिला पुलिसकर्मी ने बच्चे का ख्याल रखा। भाग्यश्री का पति रोहित मजदूरी करता है। कोई महत्वपूर्ण संदेश देना हो तो निमंत्रण कार्ड भी एक अच्छा विकल्प है। लोग इसे अपना भी रहे हैं और अपनी इस अनूठी पहल के लिए सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। बिहार के गया का ये अनोखा शादी कार्ड ही ले लीजिए, जिसमें शादी समारोह की डिटेल के साथ साथ लोकसभा चुनाव में मतदान की अपील और हर्ष फायरिंग न करने का अनुरोध भी किया गया है। ये कार्ड बोधगया के रहने वाले अशोक कुमार गिरी ने अपने छोटे भाई की शादी को लेकर छपवाया है, लेकिन इसमें जो खास मैसेज दिया गया है वो सबका ध्यान भी खींच रहा है और लोग तारीफ भी खूब कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर जम्मू कश्मीर में छुट्टियां बिताने पहुंचे हैं। यहाँ उनका एक एक पल कितना खास बीत रहा है, ये उनके सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट और वीडियो से पता चल रहा है। सचिन तेंदुलकर यहाँ न सिर्फ जम्मू कश्मीर के खूबसूरत वादियों का दीदार कर रहे हैं, बल्कि अपने फैंस का भी दिल जीत रहे हैं। कश्मीर घूमने निकले सचिन को जब गली क्रिकेट खेलते लड़के दिखे तो गाड़ी से उतरकर उनके साथ क्रिकेट खेला, उनके साथ सेल्फी ली। वो यहाँ की बैट फैक्ट्री भी गए और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। उन्होंने बताया कि उनकी बहन सविता ने उन्हें जो पहला बैट गिफ्ट किया था वो कश्मीर की बैट फैक्ट्री का ही था। मेरा लाइफ का पहला बैट कश्मीर का, यहाँ से मुझे मेरी बड़ी बहन लेके आई थी और मेरी वहाँ मेरी पहली बैट, इसलिए मुझे आना था और देखना। राजनीतिक हलचलों से दूर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला बर्फ पर स्कीइंग करते नजर आए। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर इसका अलग अलग वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो गुलमर्ग में बर्फ पर स्कीइंग करते दिख रहे हैं। उनके द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में वो कहीं बर्फबारी के बीच स्कीइंग करते हुए तो कहीं बर्फ पर फिसल कर गिरते नजर आ रहे हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, व्यर्थ न गवाएं पेयजल, हर घर नल, हर घर जल। ये स्लोगन लिखे हुए होर्डिंग्स भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इतने भर से ही बात खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये खबर इसलिए कि हमारे देश में वाटर क्राइसिस लगातार बढ़ रहा है और साल 2047 में जब भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, उस वक्त देश में जल संकट बेहद भयावह होगा। इसी जल संकट से निपटने के लिए दिल्ली में एक सेमिनार हुआ, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई एक्सपर्ट्स ने भी शिरकत की। लेकिन बात इतने भर से नहीं बनेगी। सरकार की इस मुहिम में हमें और आपको भी शामिल होना होगा। इसलिए सावधान रहना जरूरी है और दूसरों के लिए भी हॉर्न बजाना जरूरी है।
पानी अवेलेबिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। मशहूर अंग्रेजी कवि सैमुअल टेलर कॉलरीज की एक प्रसिद्ध कविता है द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर, जिसमें वो कहते हैं कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। क्या आज हम उस दहलीज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पीने के शुद्ध पानी के लिए मारामारी होने वाली है? एक अरसे पहले हिंदी के महान कवि रहीम ने बिन पानी सबसून को भले ही किसी दूसरे संदर्भ में कहा था, लेकिन ये मौजूदा वक्त में मौजूद है। पानी अवेलेबिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। एंड 2047 में जो बात करते हैं, आई थिंक मेजॉरिटी पॉपुलेशन के पास पानी के लिए पैकेज वाटर एक ऑप्शन रहेगा। बिकॉज जमीन के अंदर जो पानी है, एक तो उसका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो एक लिमिट से ज्यादा हो रहा है। शायद उन्हें सैकड़ों वर्षों पहले ही इस बात का अंदाजा था कि इंसान पानी के मूल को कभी नहीं समझेगा, और जब समझेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जिस देश में जल को जगदीश मानने की परंपरा थी, दुर्भाग्य से उसी देश में आज वाटर रिसोर्सेज दुनिया के सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड वाटर रिसोर्सेज के रूप में आइडेंटिफाइड है। ये निश्चित रूप से हमारी पीढ़ी के लिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है, और इन सब विषयों पर केवल सरकार विचार करे या काम करे ये यथेष्ट नहीं है, ये पूरा नहीं है। समाज के हर एक व्यक्ति को, घटक को उसके लिए चिंतन करने, विचार करने, रिस्पॉन्सिबिलिटी को के साथ में काम करने, व्यवहार करने की आवश्यकता है। इसी जल की अहमियत को समझने के लिए दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक सेमिनार हुआ, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी शिरकत की। समिट में ये जिक्र किया गया कि 2047 तक भारत में पानी की किल्लत बढ़ने वाली है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। आबादी के लिहाज से 2047 तक भारत में पानी की समस्या और ज्यादा गंभीर हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने इस समस्या को पहचाना है और इसे दूर करने के लिए तमाम तरीके भी अपना रही है। एक बड़ा तरीका उसमें से ये है कि कई सारे स्टार्टअप को इस फील्ड में धकेला गया है। कई सारे युवाओं को ये बोला गया है कि वो ऐसे स्टार्टअप लेके आए जो कि वाटर रिसाइकल या फिर वाटर ट्रीटमेंट पर काम करें। अगर इस समस्या को हम एक बिजनेस से जोड़ देंगे और ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री अगर बड़ी हो गई तो शायद इस समस्या का हल भी जल्द ही मिल जाएगा। और जिस तरह से हम डर रहे हैं कि 2047 में क्या होगा, शायद ये डर, ये समस्या और ज्यादा कम हो जाएगी। शेखावत ने कहा कि वैसे तो पूरी दुनिया में पानी की बड़ी किल्लत है, लेकिन भारत में आने वाले दिनों में ये समस्या और गहरी हो जाएगी और उसका कारण तेजी से बढ़ता शहरीकरण है। हमारी चुनौती इसलिए और भी बड़ी है कि दुनिया में सबसे तेज गति से अर्बनाइजेशन हमारे देश में हो रहा है। दुनिया में पूरी में अर्बनाइजेशन हो रहा है, लेकिन भारत में उसकी गति जो है विश्व के परिप्रेक्ष्य में सबसे अधिक है। और अर्बनाइजेशन के साथ साथ में वाटर रिक्वायरमेंट और डिमांड्स बढ़ती हैं, हम सब लोग जानते हैं। हमारी चुनौती इसलिए भी है और भी बड़ी है क्योंकि हमारी वर्षा के जल पर निर्भरता जो है वो सर्वाधिक है, और हमारे बरसात का जो पीरियड है वो कुल मिलाकर के 45 दिन में हमारे देश की टोटल पानी के जो है आवक का 85% पानी इस 45 दिन की अवधि में है। ये 100% सच है कि पानी के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पृथ्वी की 3/4 सतह पानी से ढकी जरूर है, लेकिन इसमें साफ पानी का प्रतिशत बहुत कम है, और यदि साफ पानी की मात्रा कम हो जाती है तो ये भविष्य में बड़े मुद्दे पैदा कर सकता है। देखिए, नदी, पोखर जैसे हैं, हमारे पुराने समय में बहुत सारे इस तरह के उपाय हमने करके रखे थे। तालाब कह लीजिए, पोखर कह लीजिए, या हम कुएं, या पहले क्यारियां होती थी, तो रानी की वाव बोल के हम सुनते हैं वो हिस्ट्री के अंदर में। परंतु ये सारी चीज़ों का इजाद इसलिए किया गया था क्योंकि ये हमारी ज़रूरतों को, पानी की ज़रूरत को पूरा करती थी।
वैसे तो 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और अब जब कभी तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी के लिए होगा। लिहाजा हमें पानी के महत्व को समझना होगा और हमें पानी के हर बूंद का उपयोग करना होगा। आप वेस्टेज को कैसे बचा पाएं? जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में करीब करीब 80% पानी यूज होता है, बाकी कंजम्पशन में और चीजों में होता है। तो हर एक सेगमेंट में आप पानी के यूसेज को कैसे एफिशिएंट बनाएं, वेस्टेज को कम करें थ्रू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन। दुनिया में जल की किल्लत को देखते हुए करीब 34 साल पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि अगला विश्व युद्ध जल को लेकर होगा। बताया जाता है कि ये भविष्यवाणी संयुक्त राष्ट्र के 6ठे महासचिव बुतरस घाली ने की थी। देखिए, पानी को आज हम सब लोग ये समझते हैं कि पानी तो फ्री है। आप हाथ धोते हैं, टैप खोल के बहुत देर तक चलाते रहते हैं, नहाने में जिस तरह से पानी यूज करते हैं, गाड़ियां वॉश करने में यूज कर सकते हैं। हम लोग की पूरी लाइफस्टाइल में पानी का जो है कंजप्शन बहुत फ्री है। तो उसको जब तक आम लोग, हम सब भारतीय नहीं समझेंगे, नहीं सेव करेंगे, पानी अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। ऑयल एक्सचेंज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंकुर पटने का कहना है कि देश में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। अपने देश में चैलेंज थोड़ा ज्यादा बड़ा है, क्योंकि हमारी जनसंख्या के मुकाबले जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। 4% पानी है दुनिया का और जनसंख्या का प्रतिशत बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वाटर स्ट्रेस हमारे देश के अंदर ज्यादा है। बता दें कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल स्तर गिरता जा रहा है। वहीं राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्यों में समस्या गंभीर है। महाराष्ट्र के विदर्भ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड में पानी की समस्या गंभीर बनती जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या हम केवल 11% जल संरक्षण कर विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि अपने देश में सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा भूमिगत जल का उपयोग होता है, जो कुल सिंचाई जल के लगभग 90% है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जल की किल्लत से निपटने के लिए भारत सरकार अभी से सतर्क हो गई है और इस पर काम भी शुरू हो चुका है, जबकि दुनिया के दूसरे देशों में जल संरक्षण को लेकर काफी काम हुआ है। अब भारत के लोगों को भी इसके लिए जागरूक होना होगा, अन्यथा यहाँ कब अकाल जैसे हालात बन जाए कहा नहीं जा सकता। लिहाजा खुद भी अलर्ट हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। यूपी के बाद दिल्ली में भी कांग्रेस को सीट शेयरिंग के मोर्चे पर मिली है कामयाबी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। मैत्रेई समुदाय को एसटी दर्जा देने वाले अपने आदेश को मणिपुर हाईकोर्ट ने वापस ले लिया है। हाईकोर्ट का मानना है कि उस आदेश की वजह से राज्य में अशांति पैदा हुई थी और ये अशांति और बढ़ सकती है। ऐसे में कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए वो पैराग्राफ हटा दिया है जिसमें मैत्रेई समुदाय को एसटी दर्जा देने पर विचार की बात कही गई थी। पिछले साल 27 मार्च को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैत्रेई समुदाय को एसटी दर्जा देने पर विचार करने का निर्देश दिया था। इसके बाद से ही मणिपुर में बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा हुई। आदिवासी कुकी समुदाय ने इसका विरोध किया था। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पार्टियों में सहमति बनती दिख रही है। यूपी में बिगड़ते बगड़ते बात बन गई और अब दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनती दिख रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली की 7 सीटों में से 4 पर आप, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 7वीं बार समन भेजा है और पूछताछ के लिए सोमवार तक पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले भी इस मामले में ईडी उन्हें 6 समन भेज चुकी है, लेकिन सीएम केजरीवाल अब तक उसे गैर कानूनी बताते रहे हैं और ईडी के सामने एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट परिसर में अब लोगों को इलाज भी मिल सकेगा। गुरुवार को देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये पल उनके लिए काफी संतोषजनक है। वो इस पर तब से काम कर रहे हैं जब से उन्होंने सीजेआई के रूप में पदभार संभाला है। राजस्थान के जैसलमेर में प्रसिद्ध मरु महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हुई। इस मौके पर यहां एक शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें यहां की संस्कृति और परंपराओं की झलक दिखी। पारंपरिक परिधान में लोकधुन पर थिरकते कलाकारों ने सबका मन मोह लिया। इस मौके पर बड़ी तादाद में विदेशी सैलानी भी दिखे।
और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। एमएसपी की मांग को लेकर अन्नदाता शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जमे हुए हैं। आंदोलन के दौरान एक युवा प्रदर्शनकारी की मौत के बाद किसानों में गुस्सा है। इस घटना के विरोध में पंजाब के किसान संगठनों के साथ हरियाणा के किसानों ने भी प्रदर्शन किया। युवक की मौत से नाराज किसान मोर्चा ने पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया है और इसे रोष दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है। इसके अलावा 26 फरवरी को स्टेट और नेशनल हाईवे के एक तरफ ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और 14 मार्च को महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें भारी तादाद में किसान इकट्ठा हो सकते हैं। हरियाणा सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि हमारा अपराध क्या है, हमें क्यों पीटा जा रहा है, हमें क्यों घरों में बंद किया जा रहा है, हमारे बच्चों को क्यों डराया धमकाया जा रहा है। फसलों पर एमएसपी की मांग को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का कारवां जस का तस जमा हुआ है, क्योंकि आंदोलन के दौरान हुई मौत से किसान संगठन नाराज है और किसान मोर्चा ने पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा है कि इसे रोष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सिख किसान मोर्चा ने गोलीबारी की घटना की न्यायिक जांच की मांग की है और सरकार से युवक की मौत पर 1 करोड़ रुपए हर्जाना देने को कहा है। इसके अलावा 26 फरवरी को स्टेट और नेशनल हाईवे के एक तरफ ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है और 14 मार्च को महापंचायत बुलाई गई है, जहां भारी तादाद में किसान इकट्ठा होंगे। जो हमारे भाई, छोटा नाम उसका गग्गू था, जो लगभग 22-23 साल 21-22 साल का था, जो कल पुलिस की गोली से शहीद हुआ है, उसकी शहीदी के निमित्त और 2 जो साथी और शहीद हुए हैं उनकी शहीदी को देखते हुए कल को पूरा रोष का दिवस मनाया जाएगा। आंदोलन में हुई इस मौत के बाद पंजाब की सियासत भी गर्मा गई है। शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। किसानां दे उत्ते गोलियां चलाउणियां रबड़ बुलेट्स नाल कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। पहले 750 हमारे किसान और मजदूर वहाँ शहीद हो चुके हैं और आज फिर ये वही शहीदियाँ शुरू हो गई हैं। हम कितने अर्थियाँ उठाते रहेंगे, आज फिर हमें अर्थियाँ उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहीं किसान आंदोलन के बीच गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का जोर अन्नदाता को उर्वरक दाता बनाने पर भी है। हमारा प्रयास है कि गांव में छोटे किसान को आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी जोड़े। साथियों, हमारी सरकार का जोर अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही उर्वरक दाता बनाने पर भी है। जबकि खादी स्वरोजगार कार्यक्रम में शिरकत करने अपने संसदीय क्षेत्र खूंटी पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो विपक्ष पर निशाना साधने से नहीं चूकी। कुछ किसान संगठनों के माध्यम से निश्चित रूप से कुछ बातें कही गई है। सरकार ऐसे मामलों पर गंभीरता से विचार करते हुए जो बेहतर किसानों के लिए किया जा सकता है उसके लिए हम हमेशा संवाद के माध्यम से कैसे करें, ये कोशिश में कृषि मंत्रालय और हम सब लगे हुए हैं। भारत सरकार ने जिस तरीके से कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए लगातार प्रयत्न किया, आज आप एक आम किसान से पूछ लीजिए कि उनके पास में डीबीटी से सीधे राशि पहुंचती है। एक जमाना ऐसा था जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ये कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होना तो स्वाभाविक है। केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय ने किसानों की मांग पर केंद्र सरकार के रुख को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरी पुनः केंद्र सरकार से यही अपील है कि जो किसानों की जायज मांग है, जिसका वादा 2 साल पहले सरकार ने किया था, उसको पूरा किया जाना चाहिए और शांतिपूर्वक उनको आंदोलन करने के लिए दिल्ली में जगह दी जानी चाहिए। बता दें कि कल शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई थी। किसानों ने जब दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा। इसी नोकझोंक के बीच दोनों पक्षों में टकराव बढ़ गया और इसी हंगामे के बीच खनौरी बॉर्डर पर एक युवा आंदोलनकारी की मौत हो गई। किसान संगठनों ने दावा किया है कि उसकी मौत हंगामे के दौरान कथित तौर पर पुलिस की गोली लगने से हुई। हालांकि किसान संगठनों के इस आरोप को हरियाणा पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया।
शुभकरण की मौत के बाद किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का कार्यक्रम 2 दिनों के लिए टाल दिया है, लेकिन अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। शंभू बॉर्डर से मंजीत सहगल के साथ खनौरी बॉर्डर से अनमोल बाली, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आ गए हैं धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 535 अंक चढ़कर 73,158 पर बंद हुआ। ये बढ़त निफ्टी में भी जारी रही। निफ्टी 162 अंक उछाल के साथ 22,217 पर पहुंचा। इस दौरान ज्यादातर सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोना चांदी सस्ता हुआ है। सोने का दाम 50 रुपए गिर गया है। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 62,800 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 500 रुपए सस्ती हो गई और दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 75,200 रुपए हो गई है। मुंबई में ईडी ने हीरानंदानी ग्रुप के दफ्तरों में छापेमारी की। कंपनी पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फीमा के नियमों में उल्लंघन का आरोप है और इसी से संबंधित ईडी ने इनपुट के आधार पर रेड की है। इससे पहले 2022 में भी ईडी की टीम ने हीरानंदानी ग्रुप के 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी। बता दें कि हीरानंदानी ग्रुप रियल एस्टेट डेवलपर्स है, जिसके मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद समेत कई शहरों में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं। जापान की मोटर बाइक कंपनी कावासाकी ने अपनी नई सुपर स्पोर्ट बाइक Z900 लॉन्च कर दी। इस नई बाइक की कीमत 9,29,000 रुपए रखी गई है। हालांकि कंपनी ने अपडेटेड मॉडल में ज्यादा कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन फिर भी पुरानी बाइक की तुलना में नई बाइक 9,000 रुपए महंगी है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रधानमंत्री मोदी अपने एक दिन के गुजरात दौरे में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में भी शामिल हुए। यहां उन्होंने देश के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड अमूल को चलाने वाली GCMMF के 50 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं दी और इसे दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत डेयरी ब्रांड बनाने का लक्ष्य भी दिया। 10 लाख करोड़ टर्नओवर वाले डेयरी सेक्टर में 70% काम करने वाली हमारी माताएं, बहनें, बेटियां। अटली पटली बटर के साथ लोगों को अमूल बटर का जायका देने वाली अमूल डेयरी ब्रांड किसी पहचान की मोहताज नहीं। अमूल एक ब्रांड जिसे देश में सब जानते हैं। इसकी पहुंच हर घर में है। देश के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड अमूल को चलाने वाली GCMMF यानी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने अपने 50 साल पूरे कर लिए। इस खास मौके पर पीएम मोदी गुजरात में थे। अहमदाबाद में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्वर्ण जयंती के मौके पर उन्होंने 50 साल के सफर में अमूल की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के बाद देश में बहुत से ब्रांड बने, लेकिन अमूल जैसा कोई नहीं। आज अमूल भारत के पशुपालकों के सामर्थ्य की पहचान बन चुका है। अमूल यानी विश्वास, अमूल यानी विकास, अमूल यानी जन भागीदारी, अमूल यानी किसानों का सशक्तिकरण, अमूल यानी समय के साथ आधुनिकता का समावेश, अमूल यानी आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा, अमूल यानी बड़े सपने, बड़े संकल्प और उससे भी बड़ी सिद्धियां। पीएम मोदी ने न सिर्फ अमूल की उपलब्धियां गिनवाई, बल्कि उसे एक बड़ा लक्ष्य भी दिया, दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत डेयरी ब्रांड बनने का लक्ष्य। भारत ने अपनी आजादी के 100वें वर्ष यानी 2047 तक विकसित भारत होने का संकल्प लिया है। एक संस्था के तौर पर अमूल के भी तब 75 साल होने वाले। आपको भी आज यहां से नए संकल्प लेकर जाना है। आज अमूल दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है। आपको इसे जल्द से जल्द दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी बनाना है। सरकार हर तरह से आपके साथ खड़ी है और ये मोदी की गारंटी है।
अमूल न सिर्फ अपने स्वाद और शुद्धता के लिए लोगों की पहली पसंद है, बल्कि अमूल के समसामयिक विषयों को लेकर बनाए गए कार्टून भी चर्चा में रहते हैं। ऐसे में गोल्डन जुबली मौके पर उसने अपने 50 साल के इस सफरनामे को भी एग्जीबिशन के तौर पर समेटा। पीएम मोदी ने बारीकी से इस पर नजर डाली। इनमें से कई तो पीएम मोदी को लेकर बनाए गए थे। पीएम ने यहाँ पर अपना संदेश भी लिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी परीक्षा के नए सिस्टम की। सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन परीक्षा में ओबीई यानी कि ओपन बुक एग्जाम सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीबीएसई इसी साल कक्षा 9 से 12वीं तक ओपन बुक एग्जाम सिस्टम लाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि ओपन बुक एग्जाम सिस्टम अलग अलग क्लास में कुछ विषयों के लिए ही लागू होगा। रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 9 और 10 में गणित, अंग्रेजी और विज्ञान को ओपन बुक एग्जाम में शामिल किया गया है, जबकि कक्षा 11 और 12 में अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान विषय रहेंगे। सामान्य तौर पर होने वाली परीक्षाओं में एडमिट कार्ड के अलावा किसी भी तरह का पेपर ले जाना मना होता है, लेकिन ओपन बुक एग्जाम सिस्टम में छात्र परीक्षा में विषय से संबंधित किताब, स्टडी मटेरियल्स या फिर नोट्स लेकर क्लास में बैठ सकते हैं। परीक्षा में जो भी सवाल पूछे जाएंगे, छात्र उनके जवाब अपने पास मौजूद किताबों या फिर नोट्स में ढूंढ कर लिख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सीबीएसई ने ओपन बुक एग्जाम की तैयारी 2023 के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन में दी गई सिफारिशों के आधार पर की है। रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड इसी साल नवंबर-दिसंबर से कुछ स्कूलों में ओपन बुक एग्जाम के लिए पायलट टेस्ट करवा सकता है। अगर पायलट टेस्ट सफल हुआ तो इसे आने वाले वर्षों में सभी सीबीएसई स्कूलों में लागू कर दिया जा सकता है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि ओपन बुक एग्जाम देना इतना आसान भी नहीं होता जितना लगता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओपन बुक एग्जाम में सवाल भी इस तरह के पूछे जाते हैं जिनसे स्टूडेंट की एनालिटिकल एबिलिटी की क्षमता परखी जा सके। ओपन बुक एग्जाम सिस्टम को लेकर हमने एक्सपर्ट और कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आप देखेंगे कि एक बटन पे आज हर चीज आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट क्या वह सही इंफॉर्मेशन है? क्या उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो गलत हैं? जब बच्चे को ये सोचने के लिए सोचा जाता है तो वो एकदम से घबरा जाता है और वो हर चीज को सच मानते हुए काफी ऐसे कदम उठा लेता है जो उसके लिए सही नहीं है। तो जब हम ओपन बुक एग्जामिनेशन में बैठते हैं, वहीं पर उसके पास पूरी बुक एक खुली किताब की तरह सामने पड़ी हुई है, बट जब उसको प्रश्न का उत्तर देना है तो क्योंकि उसने पूरी पढ़ाई करी हुई होती है और उसने स्कूल में अपनी पढ़ाई करी होती है, घर बैठकर भी जो वो अपनी तैयारी करता है, लेकिन उसके पास जब रेफरेंस बुक है जो आत्मनिर्भर भी उसको बहुत बढ़ता है और वो सोचता है कि हाँ, अगर मैं कहीं फंसता हूँ, कहीं चीज में कोई भूल जाता हूँ तो मेरे पास एकदम अवेलेबल है। ये नहीं है कि वो बिना पढ़े बच्चा को एग्जाम दे पाएगा। आपने देखा होगा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी जब कोविड के दौरान अपने ओपन बुक एग्जामिनेशन रखे थे तो बच्चे ने बहुत अच्छे से अपने प्रश्नों का उत्तर दिया है। उसमें कोई ये चीटिंग की कहीं बात नहीं आती है। दैट्स नॉट चीटिंग एक्चुअली। अगर आप देखेंगे तो अपने एपी एग्जाम्स जो अमेरिका में हम देते हैं, बच्चे हमारे जाके, इंडिया से भी कितने बच्चे जाते हैं और वहां के बच्चे तो देते ही हैं, तो उसमें उनको काफी फैसिलिटीज दी जाती हैं। और उसमें ओपन बुक में क्या है, आपके पास एक किताब पढ़ी है लेकिन उसको आपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हुए ही देना है ना। अगर कोई बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी होगी तो बिना ढूंढे, बिना सोचे, बिना पढ़े तो वो कोई एग्जाम को वो दे ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से जब ये ओपन बुक एग्जामिनेशन को लागू किया जाएगा, आप देखेंगे कि उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा हमारे बच्चों में और उसका जो है काफी फॉरेन कंट्रीज के हिसाब से उस पैटर्न को डेवलप किया जा रहा है। अगर ओपन बुक एग्जामिनेशन होने लगे तो एज अ पेरेंट आप इसे कैसे देखती हैं? क्या ये सही होगा या बच्चे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्या होगा? एज ए पेरेंट मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल अग्री नहीं करूंगी, बिकॉज इफ दे विल गेट टू एग्जाम लाइक दिस वेयर दे हैव टू ओपन देयर बुक्स एंड दे हैव टू सी एंड दे हैव टू राइट, मैं बिल्कुल अग्री करूंगी। उसमें क्या होगा, दे विल नॉट टेक द एनी एफर्ट्स, ठीक है, और जो उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो नहीं होगी, उनकी कोई जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो डेवलप नहीं होगी। तो एज ए पेरेंट मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी अग्री नहीं करूंगी। एटलीस्ट जब उनको ये होता है कि उनको प्रिपेयर करना है, एटलीस्ट बच्चा खुद से सोचता है, दे रीड, दे ट्राई टू मेक द सेंटेंस इन देयर ओन वर्ड्स। वो कहता है कि मामा ये लिख सकता हूँ मैं, इसके बदले मैं ये लिख सकता हूँ। जब उनके सामने आंसर स्ट्रेट होंगे, वो सोचने का मतलब दे विल नॉट टेक द पेन टू थिंक कि इसके अपार्ट भी हम क्या और बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सीरियस होना भूल जाएंगे। उनको ये नहीं लगेगा कि मतलब एक जो सीरियसनेस
प्रेशर्स होती है कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए, वी हैव टू गेट द गुड एग्जाम्स। जो गुड स्टूडेंट्स हैं वो तो कुछ भी जो बेचारे जो पढ़ लिख के जो दिन रात जग के एग्जाम्स दे रहे हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए तो उनकी क्रिएटिविटी तो जीरो हो गई। आई थिंक जो चीटिंग करके जो ओपन बुक करके करेंगे और जो बच्चे अपने आप से एग्जाम्स देते जाते हैं जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, वो उनका उनके साथ कुछ कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगा। आप समझ रहे हैं? तो उनके जो क्रिएटिविटी है, जो उनका जो सोच है, वो सब जीरो हो जाएगा। देखिए मेरे हिसाब से तो आई डोंट अग्री विद देम। हो सकता है कि वो क्रिएटिव इतनी ज्यादा ना हो, बट क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करें तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में हर चीज डिफिकल्ट ही लगता है। तो आई थिंक जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो मैं इस चीज से बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि अगर बच्चे लॉजिकल सोच रहे हैं तो वो लॉजिकल ये भी लगाएंगे ओपन बुक से आंसर कैसे लिख सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हमने बस देखा और लिख दिया। तो मुझे लगता है कि आई थिंक ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव होगा जब ये सीबीएसई में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आई थिंक इसको थोड़ा एक चांस देना चाहिए। देखो आज तक तो हुआ नहीं ऐसा, इतने साल से हम भी बड़े हो गए, तो जो पुराना सिस्टम है हमें तो उसके बारे में मालूम है। आगे इससे क्या फर्क पड़ेगा ये तो अभी जब कुछ होगा जब पता लगेगा। वैसे तो ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये सबसे पहले तो अगर परीक्षा शब्द इस्तेमाल करते, एग्जामिनेशन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। एग्जामिनेशन क्या है? एग्जामिनेशन आप बहुत सारी चीज करते हैं, उसमें से आपको कितनी महारत हासिल है उसमें एग्जाम देते हैं। अब सवाल है कि आजकल अगर ऐसे ही किताबें रख के एग्जाम देने दो तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कोरोना जब किताब रखने की आवश्यकता क्या है? किताब बच्चों को लेके एग्जामिनेशन लेने की आवश्यकता क्या है? एक छोटा सा इंटरव्यू लो, वहाँ मार्किंग करो, उसको पास फेल कर दो। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप्स के हों तब किताब किसी काम का नहीं। भारत में जल्द शुरू होगा गूगल के स्मार्टफोन पिक्सल 8 का प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल का लिए। स्मार्टफोन मेकर कंपनी वीवो ने अपना नया स्मार्टफोन वीवो Y200e 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि वीवो Y200e के बैक पैनल पर इको फाइबर लेदर दिया गया है। साथ ही इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा और फास्ट चार्जर के साथ 5000 mAh की बैटरी मौजूद है और इस नए हैंडसेट की शुरुआती कीमत 19,999 रुपए रखी गई है। केंद्र सरकार ने स्पेस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियों की भागीदारी के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के नियमों में छूट देने की घोषणा की है, जिसमें उपग्रहों के पार्ट्स बनाने के मामले में FDI की सीमा बिना सरकार की अनुमति के 100% रहेगी। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी सहयोग बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। गूगल अपने स्मार्टफोन पिक्सल की प्रोडक्शन भारत में शुरू करने जा रहा है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक ने कहा कि भारत में जल्द पिक्सल स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि अप्रैल-जून में गूगल अपने स्मार्टफोन का प्रोडक्शन शुरू कर देगी। हालांकि कंपनी ने ये साफ नहीं किया है कि भारत में बने स्मार्टफोन बिक्री के लिए कब तक उपलब्ध होंगे। और न्यूज पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर सिखों से जुड़े पवित्र स्थल श्री हेमकुंड साहिब से जुड़ी बड़ी खबर। श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने इस साल होने वाली यात्रा को लेकर अहम जानकारी दी है। ट्रस्ट के मुताबिक इस साल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलेंगे और 10 अक्टूबर को बंद होंगे। ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे तय तारीखों के हिसाब से ही श्री हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा की तैयारी करें। हिमालय पर्वत पर स्थित श्री हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ के पास है। समुद्र तल से 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित ये पवित्र स्थल सर्दियों में बंद रहता है। मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इस जगह पर बरसों तक महाकाल की आराधना की थी। यही वजह है कि सिख समुदाय की इस तीर्थ में अपार श्रद्धा है और हर साल भारत और विदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन करने आते हैं। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा काफी मुश्किल मानी जाती है क्योंकि हिमालय में बसे इस स्थल तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को पुलना से लगभग 17 किलोमीटर का कठिन ट्रैक पार करना होता है। ट्रस्ट के मुताबिक श्री हेमकुंड साहिब आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। उम्मीद है कि इस साल भी श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा प्रशासन के सहयोग से सकुशल पूरी होगी। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर कई फीट बर्फ जमा होने के कारण पूरे रास्ते में पुख्ता तैयारी करनी होती है। हर साल सेरा की ओर से बर्फ हटाने का काम यात्रा से करीब 1 महीने पहले शुरू कर दिया जाता है। इस साल सेरा के अधिकारियों की बैठक के बाद ये तय किया जाएगा कि बर्फ कब से हटाई जाएगी।
जापान ने लकड़ी से सैटेलाइट बनाकर दुनिया में बनाया नया कीर्तिमान। आइए सीधे आपको लिए चले न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। ब्राजील ने G20 की शुरुआती बैठक में ही संयुक्त राष्ट्र में सुधार का आह्वान किया। ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा ने G20 बैठक के उद्घाटन भाषण में कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे युद्धों को रोकने में असमर्थ है। इसके साथ ही उन्होंने UNSC में बदलाव की मांग भी की है। बता दें कि इस साल ब्राजील G20 की अध्यक्षता कर रहा है। पीएम मोदी ने पिछले साल ही ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी थी। अंतरिक्ष की दुनिया में जापान ने नई टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट बनाया है। ब्रिटिश मीडिया द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के मंगोलियाई लकड़ी से बने सैटेलाइट को जल्द ही अमेरिकी रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट को क्योटो यूनिवर्सिटी के एरोस्पेस इंजीनियर्स ने तैयार किया है। इसका मकसद स्पेस में होने वाले प्रदूषण को कम करने का है। पाकिस्तान के आम चुनावों में जीत दर्ज करने वाले इमरान खान समर्थित सदस्य अब सुन्नी इत्तेहाद परिषद में शामिल हो गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान की एक धार्मिक पार्टी है। इससे पहले SIC नेता हाफिज रजा ने कहा था कि PTI और इमरान खान को हमारा समर्थन बिना किसी शर्त के है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में जल्द ही PPP और PMLN गठबंधन वाली सरकार का गठन भी हो सकता है। इजरायल हमास जंग के बीच मिस्र गाजा सीमा के पास दीवार का निर्माण कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में इस बात का खुलासा हुआ है। दरअसल युद्ध के बीच मिस्र गाजा से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए दीवार बना रहा है। हालांकि इजिप्ट ने इस बात से इनकार किया है। इस बीच इजरायल ने बंधकों की रिहाई के लिए नए समझौते की उम्मीद जताई है। इजरायल ने कहा कि हमास के कब्जे से सभी बंधकों को घर वापस लाएंगे। IPL और T20 वर्ल्ड कप में नहीं नजर आएंगे मोहम्मद शमी। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए आइए चले खेल चक्कर। शुक्रवार से रांची में भारत इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। भारतीय टीम की नजर चौथे टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने की होगी, तो वहीं इंग्लिश टीम ये मुकाबला जीतकर सीरीज में बराबरी करने की कोशिश में होगी। इस मुकाबले के लिए मुकेश कुमार को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। रांची टेस्ट से एक दिन पहले ही इंग्लैंड की टीम ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड चौथे टेस्ट में 2 बदलाव के साथ मैदान पर उतरेगी। रेहान अहमद की जगह स्पिनर शोएब बशीर और मार्क वुड की जगह तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन को प्लेइंग 11 में जगह मिली है। इस तरह इंग्लैंड चौथे टेस्ट मैच में भी 2 स्पिनर्स और 2 तेज गेंदबाजों के साथ उतर रहा है। 23 फरवरी यानी शुक्रवार से विमेंस प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का आगाज होने जा रहा है। लीग का पहला मुकाबला दिल्ली और मुंबई के बीच बेंगलुरु में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल 5 फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स हिस्सा ले रही हैं। फाइनल मुकाबले के लिए 5 टीमों के बीच कुल 22 मुकाबले खेले जाएंगे और 17 मार्च को WPL का फाइनल मुकाबला दिल्ली में खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का पहला शेड्यूल जारी कर दिया गया। 22 मार्च को सीजन का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। पहले फेज में 22 मार्च से 7 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी किया गया है। हालांकि इसके बाद का शेड्यूल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जारी किया जाएगा। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी सर्जरी के लिए यूके जाएंगे और सर्जरी के बाद करीब 8 महीने से ज्यादा शमी को फिट होने में लगेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि शमी इस साल IPL और T20I वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। हालांकि BCCI को उम्मीद है कि शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल के अंत में होने वाली टेस्ट सीरीज में वापसी करेंगे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।